गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज बांदा। आज का जो टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन, इस टॉपिक में आप क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो आपको जानकारी हो जाएगी सेल साइकिल के बारे में कि सेल साइकिल है क्या, सेल साइकिल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या क्या होता है सेल साइकिल के अंदर, सेल साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेज होती हैं, इसके बारे में आप जान पाएंगे। दूसरा सेल डिवीजन, मतलब कोशिका जो है किस प्रकार से अपनी संख्या बढ़ाती है, उसमें डिवीजन कितने प्रकार का होता है, डिवीजन के दौरान कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। ठीक, अब डिवीजन के टाइप्स के बारे में जान पाएंगे कि डिवीजन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन समझने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि कोई कोशिका सेल डिवीजन क्यों करती है। कोई कोशिका जो है वो सेल डिवीजन क्यों करती है। हम सभी जानते हैं कि दो प्रकार के जीवधारी पाए जाते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर, जिसे कहते हैं एक कोशिकीय। दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर, यानी कि बहुकोशिकीय। ठीक बच्चों, आप इनके नाम भी जानते होंगे, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इत्यादि। बहुकोशिकीय में मैं खड़ा हूं, आप हैं, जितने भी हमको जानवर दिखाई देते हैं, जितने भी जीवधारी हमको दिखाई देते हैं, वो सभी क्या है? बहुकोशिकीय। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि चाहे वो एक कोशिकीय जीवधारी हो, चाहे वो बहुकोशिकीय जीवधारी हो, सभी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए ये क्या करेंगे? क्योंकि एक कोशिकीय है, इनको अपनी संख्या बढ़ानी है, तो संख्या बढ़ाने के लिए इनमें क्या होगा? डिवीजन है। इसके अलावा सभी कोशिकाएं ग्रोथ करती हैं। क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। तो वृद्धि और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। इसी तरह बहुकोशिकीय जीवधारी, बहुकोशिकीय जीवधारियों में क्या होगा? जो बहुकोशिकीय जीवधारी होते हैं, जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, उनमें भी आपने देखा हुआ ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब वृद्धि। रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन से क्या होता है? जीवधारी अपनी संख्या बढ़ाता है। ठीक, तो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए क्या होता है? कोशिकाओं में डिवीजन। कोई भी जीवधारी, चाहे वो एक कोशिकीय हो, चाहे वो बहुकोशिकीय हो, इनका जो विकास होता है हमेशा एक कोशिका से ही होता है। कहाँ से होता है?
एक कोशिका से, यानी कि चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर एनिमल्स हो, उनका जो डेवलपमेंट है वो एक कोशिका से ही होता है। तो जब अब देखिए जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, जो बहुकोशिकीय जीवधारी है, कितना बड़ा शरीर, हाथी को देखिए, पृथ्वी के सबसे विशाल जो जीव है जिसे नीली व्हेल कहते हैं उसको देखिए, सबसे विशाल वृक्ष को देखिए, इससे बनते हैं इनका डेवलपमेंट हमेशा एक कोशिका से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवधारियों में वृद्धि और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनाए रखने के लिए, अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कोशिका में क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक बच्चों, कोशिका विभाजन की आवश्यकता, यानी कि नेसेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की क्या आवश्यकता, तो आप पहले लिख सकते हैं जीवों में वृद्धि के लिए, यानी कि फॉर ग्रोथ, दूसरा डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्या मतलब इसका, जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको डुप्लीकेट करने के लिए सेल डिवीजन आवश्यक है। क्योंकि हमको पता है कि सेल डिवीजन से यदि माइटोटिक डिवीजन है तो 2 कोशिकाएं बनेगी, यदि मियोसिस है तो 4 कोशिकाएं बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक सेल के पास जितना भी कंटेंट है वो अपनी डाटा सेल को तो देगी। सेल डिवीजन क्यों आवश्यक है, डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अपनी वही आ गया कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। यदि जीवन की निरंतरता को बनाए रखना है, हमें आगे की पीढ़ियों में जो नई सेल बन रही है उनमें जेनेटिक मटेरियल को भेजना है, तो डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल आवश्यक है। ये कब होगा, सेल डिवीजन। और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की निरंतरता, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पहला है जीवों में वृद्धि के लिए फॉर ग्रोथ इन लिविंग बीइंग, डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए। अगला है फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सेल डिवीजन क्या है।
सेल साइकिल। सेल साइकिल को यदि हम डिफाइन करना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो कहेंगे सीरीज ऑफ इवेंट्स that includes क्या क्या होता है इसमें, ग्रोथ ऑफ सेल, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, और सेल डिवीजन। जो सेल साइकिल होती है इसको कोशिका चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका चक्र। सीरीज ऑफ इवेंट्स, इसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। इवेंट्स दैट इंक्लूड्स, क्या क्या होता है? सेल ग्रोथ होती है, यानी ग्रोथ ऑफ सेल, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, अगला है सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल में ये 3 घटनाएं होती हैं। सेल साइकिल में जो पहला हमने पॉइंट लिखवाया है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ क्यों होती है? दूसरा हमने लगाया है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन क्यों होता है, और तीसरा हमने बताया सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल को जानने से पहले किसी भी सेल को जानना जरूरी है। एक सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियोलस है। तो बच्चों ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। ये जेनेटिक मटेरियल है। कह सकते हैं क्रोमैटिन। तो एक सेल में, एक टिपिकल सेल में क्या क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए क्रोमैटिन के रूप में रहता है, जो बाद में कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोलस होती है,
और केंद्र के बाहर जितना कुछ होता है सब क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो जब कोशिका डिवाइड करती है तो दो घटनाएं होती हैं। एक होती है कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन, दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य का डिवीजन। सेल साइकिल, सेल साइकिल की दो स्टेज होती हैं। एक होती है इंटरफेज, और दूसरी होती है एंड फेज। सेल साइकिल ये दो स्टेज होती हैं। एक होती है इंटरफेज या दो फेज कह सकते हैं, एक होती है एंड फेज। याद रखिएगा कि इंटरफेज को तैयारी अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो सेल होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है। क्या करती है? प्रिपेयर करती है, इसीलिए इसको प्रिपेरेटरी फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिपेरेटरी फेज। ये भी याद रखिएगा कि जो इंटरफेज है, इस फेज में जो सेल होती है वो डिवाइड नहीं करती। क्या करती है? ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है। क्या करती है? ग्रोथ करती है। ये जो एंड फेज है इसको हम एक्चुअल डिवीजन फेज भी कहते हैं। यानी कि एक फेज में ही वास्तविक रूप से क्या होता है? सेल डिवाइड करती है। सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। याद रखिए, जो सेल साइकिल है उसके दो फेज हैं। एक है इंटरफेज यानी कि प्रिपरेटरी फेज, दूसरी होती है एम फेज, जिसको हम एक्चुअल डिवीजन फेज भी कहते हैं। इसको एम, यहाँ पर जो एम है इसको माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। मियोटिक फेज भी बोलते हैं, क्योंकि जो डिवीजन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। ठीक है, तो ये देखिए ये जो एम है वही है एम फेज यानी कि एक्चुअल डिवीजन फेज। जितने भी बहुकोषीय एनिमल होते हैं उनमें जो मियोसिस होता है वो कब होता है? रिप्रोडक्शन के दौरान, जब गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स के फॉर्मेशन में मियोटिक डिवीजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कुछ समय के लिए होता है। लेकिन अधिकांश समय ये मानिए कि अधिकांश कोशिकाओं में, बहुकोषीय जीवधारियों की अधिकांश कोशिकाओं में क्या होता है? समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस। ठीक है, तो क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। इसीलिए हम इसको जो है माइटोटिक फेज जनरली बोलते हैं। सामान्य रूप से इसको माइटोटिक फेज कहा जाता है, क्योंकि अधिकांशतः माइटोसिस डिवीजन ही होता है। और जो मियोसिस होता है वो सिर्फ गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान ही होता है। अधिकांश कोशिकाओं में माइटोटिक डिवीजन होता है, इसीलिए इसको माइटोटिक फेज जनरली कहा जाता है।
इसके अलावा आप एक्चुअल डिवीजन फेज भी कहते हैं। याद रखिएगा कि ये जो इंटरफेज है इसको तैयारी अवस्था ही बोलते हैं। ये तैयारी करती है काहे के लिए? उसका विभाजन के लिए। उसका विभाजन के लिए तैयारी करती है। तो जब भी अपनी पूरी तैयारी कर लेती है तब चली जाती है इसमें डिवाइड जाती है। यदि माइटोसिस हो रहा है तो दो कोशिका बन जाएगी, और यदि मियोसिस हो रहा है तो जो मदर सेल है वो 4 क्या डॉटर सेल्स में बदल जाएंगे। तो ये टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग फेज है, यानी कि इसमें समझ आ रहा है क्योंकि तैयारी कर रहा है ना। क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। किसके लिए? डिवीजन के लिए। किससे डिवीजन के लिए? सेल डिवाइड हो सके उसके लिए तैयारी कर रहा है। क्योंकि तैयारी कर रहा है इसलिए ये टाइम टेकिंग है। जो ह्यूमन सेल है वो जनरली 24 आवर्स में 24 आवर्स में डिवाइड हो जाती है। 24 आवर्स में से अकेले 23 घंटे इंटरफेज लेता है। कितने घंटे लेता है? 23 घंटे अकेले इंटरफेज लेता है। 24 आवर्स जो है ये 24 आवर्स में पूरी सेल साइकिल कंप्लीट होती है हम लोगों की, जिसमें से अकेले 23 आवर्स जो है वो इंटरफेज लेता है। क्यों? क्योंकि उसको तैयारी करनी है। क्यों तैयारी करनी है? क्योंकि उसको सेल को डिवाइड होना है, ठीक। और जबकि ये एक घंटा ये टाइम टेकिंग है, और ये इसमें समय कम लगता है। ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये लॉन्ग लिव्ड। ये पूरे सेल साइकिल जितने समय में कंप्लीट होती है उसका 95% समय के लिए, और जो एम फेज है वो 5%। याद रखिएगा इसको। तो जो इंटरफेज है उसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तैयारी करती है, और चूंकि तैयारी करती है इस वजह से यह इस अवस्था में पूरे सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, पूरे सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, जितना समय सेल साइकिल में लगता है उसका 95% यानी 95% समय ये इंटरफेज लेता है। 5% समय वैसे ही है। जैसे हम नीट की तैयारी 7-8 महीने करते हैं और नीट का पेपर तो 3 घंटे में हो जाता है। तो तैयारी में कितना समय लगा? 6 से 7 महीने, 8 महीने। और कितने समय में एग्जाम हमने दे दिया? 3 घंटे। सेम वही चीज़ है। जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है उसका 95% समय इंटरफेज लेता है, और जो 5% है वो एम फेज यानी कि एक्चुअल डिवीजन फेज लेता है। अब देखिए इंटरफेज अवस्था में ये क्या करती है? तैयारी करती है। इंटरफेज अवस्था में ये क्या करती है? तैयारी करती है।
इंटरफेज, हमने आपको बताया इंटरफेज अवस्था में जो सेल होती है वो तैयारी करती है। काहे की तैयारी करती है? जैसे नीट की तैयारी करने वाले बच्चे काहे की तैयारी करेंगे? नीट पास आउट होने के लिए नीट का जो सिलेबस है उसकी तैयारी करेंगे। सेल का क्या काम है? सेल क्या करे? डिवाइड, उसको डिवाइड होना है। तो डिवाइड होना है तो तैयारी तो करेगी पहले, तभी तो जो डाटा सेल्स बनेंगी, तभी तो उसमें अपना जितना कंस्टिट्यूएंट होगा, जितना उसमें मटेरियल होगा उसके अंदर, चाहे वो सेल ऑर्गेनेली हो, चाहे जेनेटिक मटेरियल हो, तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी अपनी डाटा सेल्स में बराबर बराबर। वो उसी की तैयारी करती है कि हम इतना बना लें कि हम अपनी डाटा सेल्स में उसको भेज सकें बराबर मात्रा में। तो इंटरफेज में होता क्या क्या ये देखिए। ग्रोथ ऑफ सेल, सेल में वृद्धि होगी। डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इंटरफेज में क्या होता है? सेल ग्रो करती है, सेल में वृद्धि होती है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इंटरफेज तो सेल की वृद्धि से क्या मतलब है? सेल की वृद्धि से क्या? इसको समझने के लिए जो इंटरफेज है इसकी फिर सब फेजेज हो जाता है। कौन कौन सी सब फेजेज हैं? 3 है, याद रखिएगा। G1, S, G2। G1, S, G2 इंटरफेज की 3 सब फेजेज है। G1, S, G2। इसको कहते हैं फर्स्ट गैप फेज, इसे कहते हैं सिंथेसिस फेज, और इसे कहते हैं सेकेंड गैप फेज। फर्स्ट गैप फेज, सिंथेसिस फेज और सेकेंड गैप फेज। इसको चित्र से देख लीजिए। G1, S, G2 और N। जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक
यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह है आपका इंटरफेस। क्या है? इंटरफेस। देखिए यहाँ से यानी कि जीवन से लेकर के कहाँ तक? जीव तक। ये क्या है? इंटरफेज। सेल साइकिल की कौन सी फेज है? इंटरफेज है। अगर पूरी इस हम पूरे को कहते हैं सेल साइकिल। क्या कहेंगे? पूरे को सेल साइकिल। पूरे को सेल साइकिल। वही मैंने बताया था, अगर सेल साइकिल 24 आवर में 24 आवर्स में कंप्लीट होती है, ठीक है, तो इसका अकेले 23 आवर्स कौन लेता है? इंटरफेज। कौन लेता है? इंटरफेज। अब जो 1 आवर बचा, ये कौन लिया? एफेज। ये जो जीवन है ये फर्स्ट गैप फेज है। इसको सिंथेसिस फेज कहते हैं। सिंथेसिस फेज। G2 उसको सेकंड गैप फेज कह सकते हैं। सेकंड गैप। इंटरफेज के 3 सब फेजेस हमने बताए, G1, S, G2। और याद रखिएगा कि जो सेल डिवीजन होता है इनका क्रम निश्चित होता है। ये सब जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। आप इस क्रम को पहले नहीं कर सकते या इस क्रम को यहाँ पे नहीं कर सकते। इस क्रम को यहाँ नहीं कर सकते और इस क्रम को आप यहाँ नहीं कर सकते। सेल डिवीजन में जितने भी इवेंट्स होते हैं सभी जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं और किसी भी क्रम को हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो जो सीक्वेंस है इंटरफेज का वो है G1, S, G2। इसको याद रखिएगा। इसको कहते हैं फर्स्ट गैप फेज। जरा ध्यान से देखिए, गैप का मतलब क्या होता है? खाली। गैप का मतलब क्या होता है? खाली। तो किससे किसके बीच खाली है? ये कौन सी है? सिंथेसिस फेज। और ये क्या है? एम फेज। तो एम फेज और एस फेज के बीच का जो फेज होता है, ठीक है, एस फेज और एम फेज जो बीच में हुआ जिसे कहते हैं जीवन। याद रखिएगा क्या है? इसलिए कहते हैं फर्स्ट गैप फेज। दूसरा एस फेज, ये किसके बीच होता है? ये G1 और G2 के बीच होता है। G1 और G2 के बीच होता है S। G2 गैप किसके बीच है? जो G2 है ये S और N के बीच है। G2 किसके बीच है? S यानी कि सिंथेसिस फेज और M यानी कि माइटोटिक फेज, M फेज। इनके बीच जो है गैप ये G2। इंटरफेज में जो भी घटनाएं होती हैं वो आपको दिखाई नहीं देती। यदि आप माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। इसीलिए इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। ये माना जाता है कि जो सेल है वो क्या कर रही है? आराम कर रही है। सेल क्या कर रही है? आराम कर रही है। बड़ा पता ही नहीं चलता कि हम तैयारी कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन सेल जो है, इसीलिए इसको कहते हैं रेस्टिंग फेज। इंटरफेज तैयारी का है, क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते, विजुअल नहीं है माइक्रोस्कोप में, इस वजह से इसको रेस्टिंग फेज।
क्या है ये? इंटरफेज। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। देखिए इसको हमने एक नाम बताया है जिसे कहते हैं रेस्टिंग फेज। क्या है? रेस्टिंग फेज, मतलब विश्राम अवस्था। क्या कहते हैं? विश्राम अवस्था। लेकिन एक्चुअल में ये विश्राम नहीं करती, ये तैयारी करती है। क्या करती है? तैयारी करती है। अपने जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी सेल्फ ऑर्गेनाइज होते हैं, उनको क्या करती है? डबल करती है। क्यों? उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? जो डाटर सेल बनेगी उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर चीज़ जो है वो डबल करती है। G1 फेज, इसमें देखिए क्या क्या होता है। इसमें जो सेल होती है मेटाबॉलिकली एक्टिवेटेड होती है, एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। याद रखिएगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। क्या मतलब है इसका? सेल जो है वो मेटाबॉलिकली क्या होती है? एक्टिव होती है, यानी कि सक्रिय होती है, आराम नहीं कर रही होती है। क्योंकि विजुअल नहीं है, उसमें जो घटनाएं होती हैं वो माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देखी जा सकती हैं, इस वजह से इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। लेकिन इंटरफेज अवस्था में सेल जो है हाईली एक्टिव होती है मेटाबॉलिकली। अगर एक्टिव है तो क्या हो रहा होगा जीवन में? अगर एक्टिव है तो जीवन में क्या हो रहा होगा? एटीपी फॉर्मेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिकली क्या एक्टिव है। जो सेल एक्टिव है तो उसको एनर्जी तो चाहिए, नहीं चाहिए? कार्य करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए। तो क्या होगा? एटीपी फॉर्मेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसक्रिप्शन होगा। हमने कहा है कि सेल क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव है। एक्टिव तभी तो होगी जब उसमें विभिन्न प्रकार की सिंथेसिस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं। ठीक है? तभी तो एक्टिव होगी जब उसमें विभिन्न प्रकार की संश्लेषण यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन जब उसमें हो रही होगी, इसमें सेल में, तभी तो सेल एक्टिव होगी। और सेल के एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? एटीपी। तो वही मैंने लिखा है कि एटीपी फॉर्मेशन क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि एमआरएनए बनेगा, सॉरी आरएनए बनेगा। सभी प्रकार के आरएनए का निर्माण होता है। क्यों? क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि क्या है? सेल क्या है? मेटाबॉलिकली एक्टिव है। जब एक्टिव है तो इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स बनेंगे।
प्रोटीन फॉर्मेशन क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो भी रिएक्शंस होती हैं वो एंजाइम को कंट्रोल करता है, कैटलिस्ट की काम करते हैं। पढ़ा होगा आपने कि जो एंजाइम होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। बहुत सी क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है। और सेल क्या है? सेल के अंदर इस समय जीवन में क्या हो रहा है? मोर एक्टिव है। उसमें बायोकेमिकल रिएक्शन इस समय तेज़ी से चल रही है। जब तेज़ी से चल रही है तो प्रोटीन भी बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, एटीपी फॉर्मेशन भी होंगे। ये सब कहाँ होता है? जीवन फेज। जीवन फेज जो है वो लगभग 30 से 50% टाइम लेती है। 30 से 50% यानी कि ह्यूमन सेल में लगभग 12 घंटे। कितने घंटे का? 12 घंटे। याद रखिएगा, इंटरफेज की यह सबसे लंबी अवस्था है। इंटरफेज की जो जीवन है वो सबसे लंबी अवस्था है, सबसे ज़्यादा समय इसी में। क्यों? क्योंकि सेल क्या करती है? ग्रोथ करती है। सेल क्या काम करती है? सेल ग्रोथ करती है। इसीलिए जो इंटरफेज की सबसे लंबी अवस्था है वो क्या है? जीवन फेज। उसको याद रखना। जीवन फेज इंटरफेज अवस्था की सबसे लंबी अवस्था है, जो कितना समय लेती है? 30 से 50% टाइम। जो ह्यूमन सेल है उसका लगभग 12 घंटे। हमने क्या बताया था कि 24 घंटे में डिवाइड करती है। 24 घंटे में 23 घंटे किसने ले लिए? 23 घंटे किसने ले लिए? इंटरफेज ने। उस 23 घंटे में से जो 12 घंटे हैं किसने अकेले दिया? जीवन। जीवन फेज में मैंने आपको बताया कि जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली क्या होती है? एक्टिव होती है। बायोकेमिकल सिंथेसिस चल रहा होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन रैपिडली होती है, बड़ी तेज़ी से होती रहती है। प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन क्यों होता रहता है? क्यों होता है आरएनए का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण, एटीपी ज़्यादा मात्रा में बनते हैं? क्यों बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं क्योंकि वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है। दूसरी चीज, सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो डबल होते हैं। जैसे गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और भी कई विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सेल्फ ऑर्गेनेली जो है वो क्या होती है? डुप्लीकेट होती हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको आगे जाकर के सेल को डिवाइड करना है ना। जब एक फेज में जाएगी तो जब डिवाइड होगी तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी उन डॉटर सेल्स में बराबर बराबर मात्रा में वो अपने सेल कंटेंट को बांटेगी। क्योंकि उसको बांटना है बराबर बराबर, इसीलिए तो वो डबल करेगी। और हमको पता है कि सेल काहे से बनी? प्रोटीन। उसके जो ऑर्गेनेलीज हैं वो काहे से बने? सब प्रोटीन से। इसलिए जीवन अवस्था में, जीवन फेज में सेल मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होती है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आरएनए का निर्माण। इसके बाद सेल
जाती है एस फेज। एस फेज क्या है? इसको कहते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनना, निर्माण होना या बनना। लेकिन बन तो यहां भी रहे थे, इसको सिंथेसिस फेज क्यों कहते हैं? बन तो यहां भी रहे थे, यहाँ पर जो है एक विशेष प्रकार के अणुओं का रेप्लिकेशन होता है। यानी कि यहाँ पर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। मतलब डीएनए का क्या होता है? डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी बनती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। और क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन्स। हिस्टोन्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन्स। हिस्टोन क्या है? हिस्टोन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। तो इसका मतलब ये है कि जीवन में तो प्रोटीन का संश्लेषण होता ही है, यहाँ भी होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन वहाँ बन गई तो उसका प्रोटीन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। प्रोटीन का निर्माण यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ का जो मेन फीचर है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। इसको याद रखिए, डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स कहाँ पर? एस फेज में, यानी कि सिंथेसिस फेज में। ठीक। और क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन मानवीय प्रोटीन है। ठीक। करते क्या है? ये पैकेजिंग मटेरियल होता है। क्या होता है? पैकेजिंग मटेरियल। जैसे हम ऑनलाइन कोई सामान मंगाते हैं, लगेज कुछ मंगाते हैं ऑनलाइन, तो वो सामान ऐसे तो आ नहीं जाता खुला। यदि खुला सामान आ जाए तो पहले रास्ते में टूट गया या उसकी जो फिनिशिंग है वो ख़राब हो गई, तो उसको पैक करके बेचते हैं ना, बड़े बहुत अच्छी उसकी पैकिंग करते हैं। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है वो डीएनए की क्या करता है? पैकिंग करता है। ये पैकिंग मटेरियल है किसका? डीएनए का। याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स या डबलिंग ऑफ सेंट्रियोल्स। डुप्लीकेशन या डबलिंग कह सकते हैं। सेंट्रोसोम सुना होगा, उसी में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे के जो है ऐसे 90 एंगल पर लगे होते हैं। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं, तो जो सेंट्रोसोम है उसका क्या होगा? डुप्लीकेशन। याद रखिएगा कि जो एनिमल सेल होती हैं उनमें तो सेंट्रोसोम पाया जाता है, लेकिन जो प्लांट सेल होती है उनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। तो इस फेज में वहाँ पर सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन नहीं होगा, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होगा। याद रखिएगा। तो एस फेज के जो मेन है वो है डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ये पैकेजिंग मटेरियल होता है, डीएनए को पैक करता है। क्या करता है? डीएनए को पैक करता है।
तो स्टोन का यहाँ पर निर्माण होता है। दूसरा है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, यानी कि सेंट्रियोल्स डबल होते हैं। क्यों? क्योंकि सेंट्रियोल्स अगर डबल नहीं होंगे तो जो स्पिंडल ऑपरेटस बनता है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा एनिमल सेल में, और सेल डिवाइड नहीं हो पाएगा। एस्टर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो एस्टर फॉर्मेशन के लिए सेल का डुप्लीकेशन होना आवश्यक है, क्योंकि जब दो सेंट्रोसोम बनेंगे तभी तो वो अपोजिट पोल में जाएंगे। जब अपोजिट पोल में जाएंगे तभी तो वहाँ से एस्टर फॉर्मेशन होगा, तभी तो स्पिंडल ऑपरेटस बनेगा। उनसे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में उपस्थित काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। आगे बताएंगे। एस फेज के बाद ये अगला G2 फेज। जिसे कहते हैं सेकेंड गैप फेज। क्या कहते हैं? सेकेंड गैप फेज। किसे किसके पीछे? एस और एन। किससे किसके बीच है? एस और एन के बीच में। याद रखिएगा, मैंने बताया 30 से 50% समय लेता है इंटरफेज का। ये 20 से 40% लेता है, यानी कि ये 12 घंटा, ये 8 घंटे। तो 11 से 12 घंटे। ये 7 से 8 घंटे, और ये जो है 3 से 4। जीवन में बताया सबसे लंबी होती है इंटरफेज की, जो जीवन है वो सबसे लंबी है। चलिए आगे बताएंगे। G2 फेज, सेकंड गैप फेज। इसमें क्या होता है? इस फेज में क्या होगा? याद रखिए कि इस फेज के बाद सेल को जाना है एंड फेज में। इसको जाना है एक्चुअल डिवीजन फेज में जाना है। कहने का मतलब यह है कि तैयारी हो गई। जैसे हम तैयारी करते हैं नीट की, 1 महीना बचा है। क्या है? 1 महीना रह गया है, या मानो कि 10 दिन रह गया है, तो हम सोचते हैं कि हम जो है मेन चीज़ें देख लें, मतलब जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जिनसे ऐसे टॉपिक देख लें जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको रैपिडली हम एक बार देख लेते हैं। मतलब जिनको हम छोड़ नहीं सकते, ऐसे टॉपिक जिनको हम मिस नहीं कर सकते, यदि हमने वो छोड़ दिया, वो टॉपिक छोड़ दिए, तो हो सकता है कि हम क्वालिफाई नहीं करें, या बहुत से क्वेश्चन का हम आंसर ना दे पाए। तो सेल यहाँ पे उसने भी तैयारी किया काफ़ी हद तक, उसने अपनी यहाँ पे तैयारी की। उसके बाद अब उसको यहाँ पे तैयारी, यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पर भी एटीपी फॉर्मेशन इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि सेल तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है ही है। यहाँ भी एटीपी का निर्माण ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि किसको जाना है? उसको एक्चुअल डिवीजन साइकिल में जाना है, जहाँ पे उसको डिवाइड होना है। तो क्या है? वो अपने आप को क्या करेगी? एनर्जाइज करेगी, ताकि किसी में कमी ना हो पाए एनर्जी में, अभी तो वो डिवाइड होगी। तो एटीपी फॉर्मेशन इंक्रीज, यानी कि खूब सारे एटीपी जो है अपने अंदर संचित कर लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में खूब सारे एटीपी संचित हो जाएंगे।
यहाँ पर भी प्रोटीन फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर भी प्रोटीन फॉर्मेशन। यहाँ पे इस प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाएगा ट्यूबुलिन का। आगे बढ़ते हैं, आरएनए यहाँ भी बनेंगे। आरएनए फॉर्मेशन यहाँ भी होगा। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आदि इनका डुप्लीकेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है? क्योंकि सेल जा रही है अब डिवाइड होने, इसके बाद किसमें जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है। जीवन फेज में वहाँ भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है। इंटर फेज में सेल जो है वो उपापचयी रूप से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। तो उपापचयी रूप से एक्टिव है तो एनर्जी होगी। एनर्जी कहाँ स्टोर रहती है? एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन होना तो जरूरी है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो G2 फेज है इसमें क्या होता है? एटीपी फॉर्मेशन इंक्रीज, याद रखिएगा। दूसरा प्रोटीन फॉर्मेशन, ट्यूबुलिन वही खाते हैं। आरएनए तो बनेगा ही, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन तो होगा ही। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो होना ही है, क्योंकि प्रोटीन बन रही है। क्या बन रही है? प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाते हैं? डबल। डबलिंग हो जाती है, इनकी भी संख्या बढ़ती है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ट्यूबुलिन प्रोटीन। अभी मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीजन जब होता है तब एस्टर फॉर्मेशन क्या होता है? एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन जब होता है तो सेंट्रोसोम से क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। वो स्पिंडल फाइबर्स काय से बने होते हैं? माइक्रोट्यूबुल्स से। माइक्रोट्यूबुल्स काय से बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन। अगर ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होगी, अगर ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होगी तो माइक्रोट्यूबुल्स नहीं बनेंगे, और माइक्रोट्यूबुल्स नहीं बनेंगे तो स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे। तो यदि स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे तो स्पिंडल ऑपरेटस नहीं बनेगा, और यदि स्पिंडल ऑपरेटस नहीं बनेगा तो जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी क्रोमैटिड्स का या होमोलोगस जो गुणसूत्रों का जो सेपरेशन होता है वो नहीं होता है, या जो सेग्रीगेशन होता है वो नहीं हो पाएगा। और जब नहीं हो पाएगा तो हमारा जो सेल डिवीजन है वो हो ही नहीं पाएगा, सेल डिवीजन होगा ही नहीं। तो चूँकि ये लास्ट फेज है G2 इंटर फेज का, तो यहाँ पर जो सेल है वो एटीपी फॉर्मेशन बढ़ा देती है। प्रोटीन फॉर्मेशन में ट्यूबुलिन का निर्माण हो जाता है। आरएनए फॉर्मेशन इंक्रीज, क्योंकि प्रोटीन बन रही है इसलिए ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तो होगा ही। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इनकी संख्या भी डबल हो जाती है।
इसके बाद सेल जाएगी एम फेज, इसको कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल डिवीजन होता है। अभी तक तो वो तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन G1, S और G2 कंप्लीट होने के बाद इसमें जाएगी एम फेज। तो इसमें जो पहली फेज होती है वो है प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यहाँ पर सेल का एक्चुअल डिवीजन होता है। तो अभी तक आपने क्या समझा? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट इंक्लूड सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल का मतलब क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट इंक्लूड्स, क्या क्या होता है? सेल ग्रोथ करती है, ग्रोथ किया, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, हुआ, उसके बाद सेल डिवीजन। ये है सेल साइकिल। सेल साइकिल की हमने बताई दो फेज, एक होती है इंटरफेज, जिसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, यानी कि तैयारी अवस्था, तैयारी करना। और सेल साइकिल में जितना समय लगता है उसका लगभग 95% अकेले इंटरफेज देता है। या और जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल वो 24 आवर्स में डिवाइड होती है, तो लगभग 23 आवर्स अकेले इंटरफेज लेता है और 1 आवर कौन लेता है? फिर मैंने आपको बताया कि जो इंटरफेज उसकी 3 सब फेजेज हैं। पहली है G1 फेज, दूसरी है S फेज, तीसरी है G2 फेज। S फेज में क्या होता है? S फेज में क्या होता है? मैंने बताया कि जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। एटीपी फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं सबका डुप्लीकेशन। इसके बाद सेल कहाँ जाती है? एस फेज में। एस फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, G1 फेज जिसको हम फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं, ठीक है? किससे किसके बीच होती है? एस और एम के बीच। फिर सेल ये कंप्लीट करने के बाद किसमें जाती है? एस में। एस को कहते हैं हम सिंथेसिस फेज। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? डीएनए का क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? डीएनए की एक कॉपी बन जाती है, जिससे एक गुणसूत्र में क्या हो जाता है? 2 क्रोमैटिड बन जाता है। एक गुणसूत्र में 2 क्रोमैटिड बन जाता है। इस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो एटीपी फॉर्मेशन होता है वो ठीक हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन होता है, और इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसे ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं, अगर ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण नहीं हुआ होगा तो सेल आगे इसमें नहीं जाएगी, यानी कि सेल का डिवीजन नहीं होगा। तो जो G2 फेज है इसमें क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, जिससे आगे चलकर क्या बनता है? स्पिंडल ऑपरेटर्स का निर्माण होता है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और स्पिंडल फाइबर जो है वो
होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के और एक गुणसूत्र के दो क्रोमैटिड्स के सेग्रीगेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये आपके हो गए इंटरफेज। इसमें एक G0 फेज भी आता है। क्या है बच्चों? G0 फेज या G0 फेज भी बोलते हैं। इसको हम शांत प्रावस्था भी कह सकते हैं। क्विसेंट फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत प्रावस्था। शांत प्रावस्था यानी कि क्विसेंट फेज। शांत का मतलब क्या है? शांत का मतलब क्या सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होगी? क्या सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होगी? क्या सेल डेड हो जाएगी? ऐसा G0 फेज में भी सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। क्या हो रहा है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। G0 फेज में भी या G0 फेज में भी जो सेल होती है वो सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। इसको हम शांत प्रावस्था कहते हैं। बस अंतर क्या है कि वो सेल S फेज में नहीं आती, वो अपने आप को सेल साइकिल से क्या कर लेती है? अलग कर लेती है। यहाँ तक सेल आए फिर इसके बाद यहाँ जाए, अपने आप को अलग कर लेती है। किस कहने मतलब ये है कि हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें डिवीजन है, जैसे न्यूरॉन। याद रखिएगा, जैसे न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका। एक बार जितना विकास हो गया उसके बाद अगर डैमेज होती है, नष्ट होती है तो इनकी भरपाई नहीं हो पाती। कहने का मतलब ये है कि ये किसमें चली जाती है? G0 फेज, परमानेंट रूप से। जबकि कुछ सेल ऐसी होती हैं जो कुछ समय के लिए G0 में चली जाती है, G0 फेज में चली जाती है। लेकिन जब आवश्यकता अनुसार ये वापस आकर के S फेज में चली जाती है, ये वापस आ जाती है जीवन में और फिर इस अवस्था में चली जाती है। जैसे हमारी जो स्किन होती है, इसकी जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूस यानी कि सतत रूप से इनमें डिवीजन होता है, इनमें सतत रूप से डिवीजन होता है। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उनकी जो एपिथेलियल सेल्स होती है, उनमें जो है कंटिन्यू डिवीजन चलता रहता है। जीवन में आए तो ऐसे में गए, ऋतु में गए। लीवर की सेल वो आवश्यकता पड़ने पर ही डिवाइड होती है। मान लीजिए कुछ इन्फेक्शन हो गया लीवर में, हल्का सा काट के निकाल दिया गया, तो जितना काट के निकाला गया है वो फिर से बन जाता है। तो सेल किसमें थी? G0 में, G0 फेज में या क्विसेंट फेज में। लेकिन आवश्यकता जब पड़ी तो वापस जीवन में आकर के वो सक्रिय रूप से सेल साइकिल में शामिल हो जाता है।
कहने का मतलब यह है कि ये सब एग्जिट करती हैं, जो वापस आ जाती हैं वो सेल साइकिल से एग्जिट होती है, सस्पेंडेड नहीं होती। लेकिन जो हमारी न्यूरॉन सेल होती हैं ये सेल साइकिल को सस्पेंड करती है, ये डिवाइड होती है। तो जी नॉट फेज, जिसको हम क्विसेंट फेज कहते हैं, याद रखिएगा, ये एक विशेष अवस्था होती है, या ये कह लें कि यहाँ पर सेल में डिफरेंशिएशन हो जाता है, यानी कि कोशिका किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए मॉडिफाई हो जाता है, उसमें रूपांतरण आ जाता है। अब कुछ कोशिकाएं जिनमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो उनमें डिवीजन होता है, और जिनमें डिफरेंशिएशन हो गया उनमें डिवीजन नहीं होता। जैसे न्यूरॉन है, अभी न्यूरॉन बन गई, इनकी किसी भी सेल में ये जितनी सेल थी सभी डिफरेंशिएट हो गए, जितना विकास होना था वो हो गया, अब आगे विकास नहीं हो रहा, इनमें कोई डिवीजन नहीं हो। अब मान लीजिए हम गिर जाए, चोट लग जाए, यहाँ पर घाव हो जाए, तो वो घाव को भरने के लिए जो सेल है दूसरी, वो डिवाइड होकर के घाव को भर लेंगे, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर, जैसे लीवर मैंने भी बताया, किडनी की डैमेज हो जाती है, वहाँ की सेल भी डिवाइड हो जाती है। लेकिन न्यूरॉन ऐसी है जो परमानेंट रूप से भी चीज़ों के में रहती है, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव है, काम सभी करते हैं, एक्टिव है, लेकिन अगर नष्ट हो गई, डैमेज हो गई, तो इनका रिपेयर नहीं कर सकते। और सेल साइकिल के द्वारा हम ग्रोथ करते हैं, रिपेयर करते हैं और रिप्रोडक्शन भी करते हैं, सेल डिवीजन। इतना समझ में आया? तो आपने इंटरफेज में क्या क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा कि जो इंटरफेज है वो सेल साइकिल की सबसे लंबी अवस्था है। इंटरफेज सेल साइकिल की सबसे लंबी अवस्था है, और इंटरफेज की जीवन जो है सबफेज, वो सबसे लंबी अवस्था है। इसके बाद एस फेज है, इसके बाद G2 फेज है, और इसके बाद G2 फेज पार करने के बाद सेल जो है वो इसमें चली जाती है M फेज। आपको बता दें, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। मान लीजिए जब कोशिका ने डिवीजन का डिसीजन लिया था, या हमारी जो सेल है सोमैटिक सेल है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 है, यानी कि डिप्लॉयड है। क्या है बच्चों? डिप्लॉयड है। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? जिस सेल में, जिस सोमैटिक सेल में डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि एस फेज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? याद रखिएगा कि गुणसूत्रों की संख्या 46 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन जो डीएनए का कंटेंट है वो जो पहले कितना था 2C, वो कितना हो जाएगा 4C। इस अवस्था के समाप्त होते होते, शुरुआत में नहीं, क्योंकि शुरुआत में तो बनना शुरू करता है, शुरुआत में नहीं। जीवन फेज से जैसे ही सेल एस में आती है तो यहाँ पर तुरंत नहीं हो जाएगा। एस फेज के लगभग लास्ट में जो डीएनए का कंटेंट होता है, यहाँ पे सी जो है वो कंटेंट, यानी कि जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो जो है कितनी हो जाएगी? पहले 2C थी, या इसके बाद, या इसके लास्ट में, या हम ये कहें कि G2 में
कितनी हो जाएगी, 4C हो जाएगी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या वही रहेगी। गुणसूत्रों की संख्या वही रहेगी, लेकिन जो डीएनए का कंटेंट है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों डबल हो जाएगा? क्योंकि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए बढ़ रहा है। अब आप कह सकते हैं कि सर अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है तो क्रोमोसोम भी तो बढ़ने चाहिए। बेटा ये हमारा क्रोमोसोम है, ये अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। हालांकि ऐसे इस तरह का क्रोमोसोम हमेशा मेटाफेज अवस्था में ही दिखाई देता है। मैंने बना दिया है, यहाँ पर क्रोमैटिन के रूप में पढ़ रहे थे। किसके रूप में? क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में ऐसे पढ़ रहे थे, ऐसे धागे, मतलब ढेर सारे धागे काट के डाल दो, वैसे पढ़ रहे थे। ये मैं बता रहा हूँ, ये हमारा क्रोमोसोम। तो जब यहाँ पर होता है इसके लास्ट में या G2 में, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसकी डबलिंग हो जाती है, और डबलिंग हो जाने के कारण ऐसे बनता है। डबलिंग। और कहाँ पे जुड़ रहते हैं? इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, तो क्रोमोसोम तो हमारा एक ही है, तो इन दोनों को क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड, जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो आज आपने क्या क्या सीखा? आज आपने सीखा कि सेल डिवाइड क्यों करती है, क्यों करती है? द्विधारी की वृद्धि करने के लिए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनाए रखने के लिए। ठीक है, यानी कि जो जातियां हैं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सेल में क्या होता है? डिवीजन। सेल का डिवीजन क्यों हो जाता है? क्योंकि कोशिका साइज में बढ़ती है, कोशिका साइज में बढ़ती है, साइटोप्लाज्म में ग्रोथ होती है, न्यूक्लियस में ग्रोथ होती है, तो इनका जो आपस में रिलेशन होता है वो गड़बड़ा जाता है। तो क्योंकि जब इनका जो संबंध होता है जब गड़बड़ हो जाता है तो जो न्यूक्लियस का कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है, तो फिर सेल फाइनली डिवाइड होता है। उस स्टेज को बनाए रखने के लिए, उस इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए कि केंद्रक और साइटोप्लाज्म का जो रिलेशन है उसमें इक्विलिब्रियम बना रहे, उसको बनाए रखने के लिए सेल डिवाइड होती है। क्योंकि ग्रोथ की वजह से सेल के न्यूक्लियस में मटेरियल ये देखिए डबल हो रहा है, और साइटोप्लाज्म में भी यहाँ पर सभी जगह मटेरियल डबल हो रहा है, कंटेंट डबल हो रहा है। जब डबल हो रहा है तो इनका जो इक्विलिब्रियम है, यानी कि दोनों का जो संबंध है वो अनकंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से सेल डिवाइड हो जाता है। आपने जाना कि जो इंटरफेज है वो सेल साइकिल की सबसे बड़ी अवस्था है, सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, क्योंकि उसको तैयारी अवस्था में कहते हैं, प्रिपरेटिव फेज बोलते हैं। ह्यूमन सेल जो 24 आवर्स में डिवाइड होती है, 23 आवर्स तो अकेले इंटरफेज देता है, 1 आवर्स जो है वो एक्चुअल डिवीजन में लगता है। आपने फिर जाना है कि जो इंटरफेज है उसकी 3 सब फेज होती हैं, एक होती है G1, दूसरी होती है S और तीसरी होती है G2, और ये तीनों जो सब फेजेज हैं वो अल्टरनेट होती है और जेनेटिकली कंट्रोल होती है। आपने ये भी जाना कि G1 में क्या होता है, G2 में S में क्या होता है और G2 में क्या होता है, इसके बारे में भी आपने जाना। अब अगले सेशन में आपको हम M फेज यानी कि एक्चुअल डिवीजन फेज के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।